जय भारत। हम संविधान सभा पर चर्चा कर रहे हैं। आज अब तक जो भी पढ़ाया गया है, आज उससे की आगे की चर्चा करेंगे। और आप कह रहे होंगे कि संविधान सभा के बहुत ज़्यादा पार्ट बनाए जा रहे हैं, तो इसके बाद संविधान सभा के 2 पार्ट आएँगे। एक पार्ट रहेगा जिसमें संविधान सभा के 2-3 जो फैक्ट रह गए हैं उनके बारे में, और संविधान सभा की क्या-क्या आलोचना हुई और उनका क्या-क्या जवाब दिया गया वो। और एक रहेगा जिसमें संविधान सभा और डॉक्टर अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर का क्या महत्व था। आप अन्यथा मत लीजिए, अभी केवल मैंने डॉक्टर अम्बेडकर के आपको केवल फैक्ट पढ़ाए हैं, लेकिन जब विस्तार से एक अलग से वीडियो उस पे बनाया जाएगा तो आप जानकर हैरान रह जाएँगे कि जो भारत विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ, जो भारत विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ, उसे 10 साल पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब में ही लिख दिया था। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। आइए, नंदलाल बोस ने संविधान के पृष्ठों पर डिजाइन का कार्य किया था। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। नंदलाल बोस ने संविधान के पृष्ठों पर डिजाइन का कार्य किया, जबकि प्रेम नारायण बिहारी या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान के लेखन का कार्य किया था। नंदलाल बोस ने संविधान के पृष्ठों पर डिजाइन का कार्य किया, जबकि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान लेखन का कार्य किया था। आपको पता है कि जब संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, तो संविधान सभा में 324 सदस्य रहे थे। और 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन भारत विभाजन होता है और भारत को स्वतंत्रता मिल रही होती है, उस समय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। अब प्रश्न ये है कि 24 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक चल रही है, उस दिन कितने सदस्य उपस्थित थे? तो ये आपको पिछली क्लास में बताया था कि 284 सदस्य उपस्थित थे, जिनको हस्ताक्षर करने थे। क्लियर है? आइए यहाँ को समझते हैं। अब यहाँ प्रश्न यह है कि उन 284 सदस्यों में संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे और अंतिम कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के सभापति थे, उन्होंने स्पष्ट नाम लेकर कहा था कि अब समय आ गया है कि संविधान की 3 प्रतियों पर सभी सदस्य अपने अपने हस्ताक्षर करें। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, और उसका कारण भी बताया था, क्योंकि इन्हें काम से कहीं बाहर जाना है, तो ये सबसे पहले साइन करेंगे, उसके बाद अपने काम पर निकलेंगे। तो आइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जबकि अंतिम हस्ताक्षरकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हसरत मोहवानी ने संविधान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। आपसे पूछ लिया था संविधान सभा के ऐसे कौन से सदस्य थे जिन्होंने संविधान का बहिष्कार किया अथवा संविधान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, तो वे हसरत मोहवानी साहब थे। 24 जनवरी 1950, आपको बताया 379 में संविधान का जो अनुच्छेद 379 है, उसमें इस बात का उल्लेख था कि अंतरिम संसद संविधान सभा ही होगी, या संविधान सभा ही अंतिम संसद के रूप में कार्य करेगी। अनुच्छेद 380 जो आपको बताया था, उसमें इस प्रकार का उल्लेख था कि अंतिम संसद ही राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। आइए, 24 जनवरी 1950, इसी अंतिम बैठक में भारत के राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ। संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर इस चुनाव में निर्वाचन अधिकारी थे। यानी कि जब देश के पहले राष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि अंतरिम संसद द्वारा चुने गए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तो उस समय पीठासीन अधिकारी अथवा निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो HBR अयंगर थे। हरेव्यू वेंकटर सिंह वेदरा राज, यानी कि आप शॉर्ट ही याद रखिएगा, HBR अयंगर। HBR अयंगर ICS तो थे ही, साथ में RBI केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 6वें गवर्नर भी रह चुके हैं, इस बात को याद रखिएगा। निर्वाचन अधिकारी के रूप में अयंगर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम राष्ट्रपति के लिए घोषित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम के प्रस्ताव रखा था, यानी कि प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका अनुमोदन किया था, यानी कि अनुमोदक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आता है, हम ये देखिए निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन फिर भी हम एक प्रश्न पढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत में निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो वह नाम आता है नीलम संजीव रेड्डी का, जो निर्विरोध चुने गए थे। और इधर निर्विरोध ये भी चुने जा रहे हैं, इनके भी विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, लेकिन वहां केवल उनका ही जिक्र क्यों होता है? उसका एक क्लियर सा रीजन ये है कि स्वतंत्र भारत में तो ये भी चुने गए थे, स्वतंत्र भारत में नीलम संजीव रेड्डी भी चुने गए, फिर भी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ही हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अच्छी बात है कि राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन इनके साथ एक दिक्कत थी कि परंतु लगा हुआ था, और परंतु में शब्द था कि अंतरिम संसद द्वारा चुने गए राष्ट्रपति। अनुच्छेद था 379, और क्लियर कट ये भी था कि 379 और 380 ये दोनों ही अनुच्छेद संक्रमण कालीन की अवधि के लिए थे, और इनको बाद में समाप्त किया दिया। आप पिछली कक्षाओं में हालांकि मैं बता चुका हूँ, आप प्रीवियस पार्ट को भी देखें। संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ या सबसे वयोवृद्ध अगर सदस्य थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 जब संविधान सभा की पहली बैठक हो रही थी तो उसके सभापति भी रहे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि पटना विश्वविद्यालय के 8 वर्षों तक कुलपति वाइस चांसलर भी रहे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि उड़ीसा और बिहार के गवर्नर भी रहे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो उड़ीसा और बिहार की काउंसिल में अर्ध सदस्य फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि वयोवृद्ध होने के कारण संविधान सभा की पहली बैठक के सभापति भी रहे। साथ में आगे देखते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, यानी कि संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ वयोवृद्ध सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो कोई युवा भी रहा होगा। जबकि सबसे युवा सदस्य दक्षिणायनी वेलायुद्ध जो कि महिला थी, 32 वर्ष की थी, वह वर्ष 1946 में संविधान सभा के लिए चुनी गई पहली और एकमात्र दलित अनुसूचित जाति की महिला थी, दक्षिणायनी वेलायुद्ध। देखिए, महिलाओं के लिए संविधान सभा में कोई आरक्षण नहीं, फिर भी उन 15 महिलाओं में इन्होंने अपना स्थान बनाया था, और स्थान ही नहीं बनाया बल्कि अनुसूचित जाति थी, और सबसे बड़ी बात कि सबसे युवा थी। जब वर्ष 1946 में इनको संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ था, उस समय इनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। देखिएगा, अब थोड़ी और कार्यावधि के बारे में समझ लेते हैं। संविधान सभा ने अपना जो प्रतीक था, यानी कि जिसकी वो मोहर लगाते थे, वो हाथी था। संविधान सभा के देखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष या संविधान के शिल्पकार डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे, निसंदेह, क्योंकि संविधान सभा में जितने भी शब्द बोले गए लगभग उसका 10% अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था। इसके बाद हम देखेंगे कि संविधान सभा में ऐसे बहुत से कोई प्रश्न किए जाते थे जिनका उत्तर केवल डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब वाई फैक्ट देते थे, यानी किताबों में पढ़ करके और कहाँ क्या हुआ बिल्कुल हूबहू देते थे, हवाई बातें वो बिल्कुल नहीं करते थे। ये वीडियो बनाएंगे कि संविधान सभा या संविधान और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये शायद तीसरा पार्ट रहेगा अभी, यानी कि एक आज हो जाएगा, कल परसों शायद ये आपको मिल पाएगा। और आगे देखते हैं, हाँ, मुख्य प्रारूप का देखिएगा। ड्राफ्ट समिति यानी कि जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। संविधान के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो आपके वेनेगल नरसिंह राव VN राव थे, लेकिन मुख्य प्रारूपकार पूछे तो LN मुखर्जी साहब थे। जो आपके प्रेम बिहारी नारायण थे, इन्होंने इटैलिक शैली में संविधान लिखा था। एक यहाँ इटैलिक शैली, इसके बारे में भी एक फैक्ट है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब इनसे प्रस्ताव रखा कि आप हमारे भारत के संविधान को लिखें, तो इन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं भारत का संविधान तो अपनी हस्तलिपि से लिखूंगा,
अपने हाथ से लिखूंगा, लेकिन कोई भी पैसा नहीं लूंगा। और इनकी एक शर्त ये थी कि संविधान के हर पेज पर मेरे हस्ताक्षर तथा संविधान के अंतिम पृष्ठ पर मेरे दादा के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसीलिए मूल संविधान के प्रत्येक पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हस्ताक्षर हैं तथा अंतिम पृष्ठ पर उनके दादा रामदास के हस्ताक्षर हैं। सौंदर्यीकरण और सजावट, जो सजावट और सौंदर्यीकरण था वो मंदलाल बोस और बिहुअर राम मनोहर लोहिया ने किया था। संविधान का हिंदी संस्करण वसंत कृष्ण ने लिखा था तथा इस पर हिंदी संस्करण पर जो आकृति थी, जो चित्रकारी थी, वो नंदलाल बोस ने की थी। यहाँ हम समझते हैं, एक अलग से फैक्ट है कि संविधान सभा अनुच्छेद 379 के तहत अंतरिम संसद का कार्य कर रही थी। कब से कब तक? 17 नवंबर 1947 से 17 अप्रैल 1952 तक। किस रूप में काम कर रही थी? अंतरिम संसद। लेकिन वहां शब्द क्या उल्लेख है? डोमिनियल विधानमंडल। डोमिनियन यानी कि उत्तरदायी। क्यों था? क्योंकि ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया जाता। और आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में अपनी कोई खुद की प्रस्तावना नहीं थी। यह प्रस्तावना भारत शासन अधिनियम 1919 की कॉपी थी और वहां पर भी भारत को स्वतंत्र देने की घोषणा नहीं की गई थी, बल्कि क्या था? डोमिनियल यानी कि उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी। और यही कारण था कि भारत शासन अधिनियम सबसे ज्यादा बढ़िया था, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, सबसे बढ़िया था। केवल इसकी कमी क्या थी कि इसमें खुद की प्रस्तावना नहीं थी भारत शासन अधिनियम 1935 में, और उत्तरदायी शासन की मतलब व्यवस्था की गई थी, स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं था। और भारत शासन अधिनियम की ये तो थी सबसे बड़ी कमी, क्या कि डोमिनियल विधानमंडल के बारे में बोला गया था। लेकिन सबसे अच्छी खूबी क्या थी भारत शासन अधिनियम 1935 की? तो वो ये थी कि भारत को एक संघ बनाया गया था। ठीक है ना? ये आपको भारत शासन अधिनियम 1935 की प्लेलिस्ट में देखना, वहां आपको ये चीजें मिल जाएंगी। आइए आगे। तो ये जो संसद के रूप में काम कर रही थी वो दरअसल क्या था? डोमिनियल विधानमंडल। क्योंकि कई बार परीक्षाओं में यहां से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। 17 अप्रैल 1952 को संविधान सभा की अंतरिम संसद, कह सकते हैं अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत की संसद की पहली बैठक होती है। और जब यहाँ डोमिनियल विधानमंडल था तब भी इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते हैं, और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी जीवी मावलंकर साहब ही होते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जीवी गणेश वासुदेव मावलंकर साहब को भारतीय लोकसभा का जनक कहा है। मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे, अनुसूची 8 थी, भाग 24 थे। संविधान सभा जब डोमिनियन विधानमंडल के रूप में कार्य कर रही थी तभी पहला संविधान संशोधन होता है। हालांकि हम संविधान संशोधनों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। संविधान संशोधन जो प्रथम हुआ था उसके द्वारा किस तरह लोक व्यवस्था शब्द अनुच्छेद 19 में जोड़ा गया, तो बाकी की चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल जान लेते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन जून 1951 में हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 मई 1951 को प्रथम संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था तथा 18 जून 1951 को यह प्रस्ताव संसद में पास हो गया। कब? अब आपसे प्रश्न है कि प्रथम संविधान संशोधन कब लागू हुआ, क्योंकि आजकल प्रश्न इस तरह के पूछे जाने लगे हैं। जैसे हम 42वां संविधान संशोधन 1976 पढ़ लेते हैं, लेकिन लागू कब हुआ पूछ लेगा तो आप 1976 लगा जाओगे, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि लागू हुआ था 42वां संविधान संशोधन 3 जनवरी वर्ष 1977 को लागू हुआ था। ऐसे बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक बने रहिएगा साथ। जय हिंद, जय भारत।